हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के। सो केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स जो कि बेसिकली आपके आ जाते हैं बायो एनर्जेटिक्स में। अगर हम CSIR की बात करें तो ये हमारा बायो एनर्जेटिक्स में आ जाता है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के करेंगे, जैसे CSIR नेट के, IIT JAM के, JNU BT के, JNU SLS यानी कि स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज के, टिफर्ड NCPS के, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और आप DBT JRF के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के। मैक्सिमम हमारे कवर हो जाएंगे इन सब के, और DBT JRF के सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस है। मेरा नाम है डॉक्टर चरणजीत कौर। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में, डॉक्टर चरणजीत कौर ऑफिशियल। एनीवेज, शुरू कर रहे हैं हम लोग पहले सवाल पे। पहला सवाल हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज बाय 1 जूल। एक इंटरनल एनर्जी गैस की इंक्रीज हो गई है 1 जूल व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। जब किसी गैस को आपने कंप्रेस किया है 1 न्यूटन फोर्स से, यानी कि आपने इसमें प्रेशर लगाया है 1 न्यूटन फोर्स लगाया है और 2 मीटर तक लगाया है, अप टू 2 मीटर, राइट। आप मान लीजिए यहाँ तक ये आ गया है, तो ये 2 मीटर का जो आपने यहाँ पर लगाया, तो इसमें हीट चेंज कितनी हुई, क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए कैसे करते हैं, हम लोग लेते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। बेसिकली हमारा थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट लॉ होता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा U यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q यानी कि हीट प्लस W यानी कि वर्क चेंज कितना हुआ। वर्क का मतलब होता है यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते आ रहे थे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पर दिया हुआ है 1 न्यूटन और 2 मीटर इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि 2 न्यूटन मीटर, और वी कैन से 2 जूल हमारा वर्क हो गया। डेल्टा U क्या हो गया, डेल्टा U हो गया Q प्लस W। डेल्टा U आपको दे रखा है यहाँ पर +1, यानी कि +1 इक्वल्स टू Q प्लस W का वैल्यू आ गई 2, यानी Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W इज इक्वल टू -1 जूल। सो आंसर आ गया आपके पास ये। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछते हैं, द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज टर्म्ड एज। अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर कोई काम कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम कोई काम करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आता है फ्री एनर्जी। अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं तो एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है। एंथैल्पी का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी। और आपका जो पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल, वो आता है किसी जैसे कि कितना काम हम कर सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल हमारा कितना है, जैसे कि आ जाते हैं आपके ATP का केमिकल पोटेंशियल। सो इट इज नॉट केमिकल पोटेंशियल। आंसर हो गया हमारे पास फ्री एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टोटल हीट कंटेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमारे पास आंसर मिल गया हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया था एंथैल्पी। सो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कितना कंटेंट हुआ, टोटल हीट कंटेंट या टोटल इंटरनल एनर्जी, दैट इज बेसिकली एंथैल्पी होता है। क्यों होता है एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड इन द सेल। किसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली मेजर करने के लिए देखिए एंट्रोपी की बात करते हैं, तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस या डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे कोई कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, यानी कि वो फैलते जाते हैं, तब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाती है। एंथैल्पी को भी आप मेजर कर सकते हैं डेल्टा H से। अगर हम बात करें टेम्परेचर भी मेजर किया जा सकता है, लेकिन फ्री एनर्जी चेंज को नहीं किया जा सकता। फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा G इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आपको फ्री एनर्जी चेंज जानने के लिए एंथैल्पी भी चाहिए, एंट्रोपी भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। इसको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था एफिशिएंसी ऑफ ATP सिंथेसिस is 40% and enthalpy of reaction ADP plus IP equals to ATP is 8 kilocalorie. So if an individual consume 2000 kilocalorie, then the net ATP production will be.
देखिए बोला गया है कि एटीपी की सिंथेसिस की एफिशिएंसी 40% है और एक रिएक्शन में एक एटीपी बनने में 8 किलो कैलोरी यूज हो रही है, तो 2000 किलो कैलोरी में कितना एटीपी बनेगा। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि कितनी एफिशिएंसी हुई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स जो सिंथेसाइज हुए, इनटू उसका क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी कितनी यूज हुई, एक एनर्जी इन सिंथेसाइजिंग 1 एटीपी डिवाइडेड बाय उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी यूज हो रही है। सो रिएक्शन में कितनी एनर्जी हमको मिली इनटू 100%, क्योंकि हमने परसेंटेज में निकालना है। तो अब हम सारी वैल्यूज रखते हैं, हमारे पास 40% इसकी एफिशिएंसी, हमने यहाँ 100% कर दिया तो यहाँ पर 40 रख रहे हैं। एन की वैल्यू हमको पता नहीं है, नंबर ऑफ एटीपी हमको निकालने हैं, इनटू कितना एनर्जी एटीपी में चाहिए, 8 किलो कैलोरी, तो 8 किलो कैलोरी आ गया, डिवाइड कर लिया हमने 2000 से, इनटू कर लिया हमने 100 से, तो 100 से तो ये कट हो गया। अब आप बात करते हैं नंबर ऑफ एटीपी, नंबर ऑफ एटीपी विल बी कितना, 40 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 8। सो आंसर कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारा, ये 5 टाइम्स चला गया तो आंसर आ गया हमारे पास 100। ठीक है, तो 100 आंसर है, यानी कि 100 एटीपी, ये हो गया करेक्ट आंसर। फिर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। फॉर अ बायोकेमिकल रिएक्शन टू ऑकर स्पॉन्टेनियसली, देखिए एक सिंपल सा रूल होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। स्पॉन्टेनिटी के लिए आपका डेल्टा जी शुड बी माइनस में, नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, डेल्टा जी 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, और डेल्टा जी प्लस में वैल्यू होनी चाहिए किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। इतनी सी बात है। ओके, यहाँ पर नहीं लिखते, ओके सॉरी, आई थिंक अब ये क्लियर होगा आपको। हाँ जी, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव होगा जब प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, ठीक है। डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होगा जब प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके। एंड डेल्टा जी आपका 0 होगा जब प्रोसेस होगा इक्विलिब्रियम में। ये इतनी छोटी सी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा था डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनमें से कौन से टाइम पर रिएक्शन होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए डेल्टा एच शुड बी माइनस और डेल्टा एस शुड बी 0 से ज़्यादा, यानी कि डेल्टा एच को वैल्यू होनी चाहिए निगेटिव में और डेल्टा एस की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि हमारा डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो माइनस में वैल्यू ज़्यादा आएगी, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो माइनस में वैल्यू ज़्यादा, इसकी निगेटिव में आएगी तो माइनस वैल्यू होगी। इसलिए डेल्टा जी तभी निगेटिव होगा और हमें प्रोसेस चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यानी आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, अंडर विच थर्मोडाइनेमिकली कंडीशन रिएक्शन वुड बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अभी अभी हम लोगों ने ये सॉल्व किया है, हमेशा स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब ये कंडीशन होगी। तो आंसर हो गया सेकेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन इंक्रीज इन एंथैल्पी इज 1000 J and decrease in entropy is 10 joule. So what will be the change in free energy? सीधा सीधा फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हम बात करते हैं डेल्टा एच हमको कितना दिया हुआ है 1000, तो 1000 माइनस
एंट्रोपी चेंज दे रखा है आपको 10 जूल और हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, जिसको हम क्या करेंगे, हम इसे केल्विन में चेंज कर लेंगे। 273 प्लस 27 ये कितना हो गया 300 केल्विन, यानी कि ये हो गया हमारे पास 300 टेम्परेचर इनटू कर दिया, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1000 माइनस हमने किया क्या, माइनस किया हमने 3000, तो आंसर हमारा आया -2000, राइट। तो आंसर हो गया हमारे पास 2000, यानी कि ये वाली वैल्यू। अगले क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फॉलोइंग बायोलॉजिकल रिएक्शन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में 6 ऑक्सीजन मिलके 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। सो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, enthalpy of system will increase, if free energy of system will increase and no change would be seen in free energy। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन है, देखिए अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल था, जो कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है C6H12O6, यानी कि एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ये एक मॉलिक्यूल से आपके 6 ऑक्सीजन मिलके 6 बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक के बजाय 6 बन गए, प्लस हो गए 6 हमारे वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे ये जो 6 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि मॉलिक्यूल इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हुए, तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। अगर ये उल्टी डायरेक्शन में होता तब हम कहते हैं एंट्रोपी यहाँ पे कम हो रही है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7, okay 7 I think this is done, question number 8 is also done, question number 11 की बात करते हैं। 8, 9 and 10 ऑल ये दोनों हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया है द लाइफ टाइम ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन इज वेरी लार्ज, सो विच स्टेटमेंट बिलो इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की स्टेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पर क्या रॉन्ग दिया है। पहला, फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस इज निगेटिव, फ्री एनर्जी हाइड्रोलिसिस की निगेटिव है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, पहले आप ये जान लीजिए। किसी बॉन्ड के टूटने को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस, राइट। हाइड्रोलिसिस का मतलब होगा पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और आपसे बोला जा रहा है कि इसके लिए डेल्टा जी निगेटिव वैल्यू है, अगर इसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होगी तो प्रोसेस होना चाहिए स्पॉन्टेनियस, और अगर कोई चीज़ स्पॉन्टेनियस है तो वो कैसे होगी, वो जल्दी हो जाएगी। अब 1000 साल से ज़्यादा का समय लगता है आपको, अब 1000 साल से ज़्यादा का समय होने का मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, यानी कि ये प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसके लिए पॉजिटिव होगी वैल्यू और लार्ज होगी, ये करेक्ट है। एनर्जी बैरियर जो होगा वो हाइड्रोलाइज स्टेट का ज़्यादा होगा, करेक्ट है। और पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस आप 6NHCl से कर सकते हैं, ये भी सही है। ये वाला रॉन्ग है कि फ्री एनर्जी जो होगी वो निगेटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 12, 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, इनमें से डेल्टा जी 0 किसके लिए। तो रिएक्शन हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में। अभी हमने बताया था 0 इक्विलिब्रियम में, माइनस स्पॉन्टेनियस या फॉरवर्ड, और प्लस नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर बैकवर्ड रिएक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जैसे कि रिएक्शंस कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली इफ द डेल्टा जी इज नेगेटिव। आपको बताना है इनमें से कौन सा गिब्स फ्री एनर्जी का रोल नहीं है, राइट। rate of reaction can take place spontaneously if delta G is negative. Reaction can take place spontaneously if delta G is positive। बेटा ये तो करेक्ट हो गया, ये हो गया रॉन्ग। स्पॉन्टेनियस तब होगा जब डेल्टा जी निगेटिव है, और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा जब डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी प्रोवाइड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ट्रू, डेल्टा जी से केवल ये पता चलता है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या नहीं, और नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि बैकवर्ड में होगी या नहीं। सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन है या नहीं, ये नहीं पता चलता। डेल्टा जी के एस्टिमेशन से ये नहीं मिलता, तो इनमें से क्या करेक्ट है, यहाँ पर पूछा है A and C बोथ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर है 47 डिग्री सेंटीग्रेड,
एंथैल्पी है वो है आपका इतना, एंट्रोपी चेंज कितना होगा, ठीक है, एंट्रोपी चेंज कितना होगा ये पूछा है। सो बेसिकली हमको एक फॉर्मूला बताया, हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक फॉर्मूला सिंपल सा है, वो पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब यहाँ पर आपका टीएम दे रखा है, तो जब टीएम यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो जब मेल्टिंग पॉइंट होगा उस समय पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि डेल्टा जी हो जाएगा उस टाइम 0 एट टीएम, मेल्टिंग पॉइंट पर एट टीएम पर जो डेल्टा जी हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0। इसलिए डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस, डेल्टा एस इधर चला गया तो ये हो गया हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, यानी कि यहां से हमें डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, ठीक है, डेल्टा एच बाई टी या टीएम, राइट। तो इक्वल्स टू हमको दे रखी है डेल्टा इसकी वैल्यू एच की वैल्यू, यानी कि 0.032 इंटू 10⁻³ किलो जूल, और टी की वैल्यू दे रखी है 47 प्लस हम कर लेंगे 273 इक्वल्स टू आ जाता है 0.32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 320 इक्वल्स टू बेसिकली कितना आ जाता है हमारा, ओके सॉरी, ओके yes, so it will be 1 into 10⁻⁻4 1 into 10⁻⁻4 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल, ये आंसर हो जाता है, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास, आंसर हो गया हमारे पास 2, ठीक है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन दे रखी है जिसमें आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है। कंसंट्रेशन आपको DHAP की दे रखी है 20 मिलीमोल, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की दे रखी है 20 नैनोमोल, एंड डेल्टा जी की वैल्यू भी दी गई है। आपको रिएक्शन बताना है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी। देन द रिएक्शन विल प्रोसीड, प्लस 7.5 किलो कैलोरी दिया हुआ है इसमें वैल्यू, ठीक है। तो आंसर, क्योंकि हमारा क्या है ना कि ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन के, ठीक है, यानी कि R की वैल्यू हो गई 8.31 इंटू टी की वैल्यू हमारी जो अगर हमें यहाँ पे दी नहीं है, बेसिकली रूम टेम्परेचर अगर हम लेके चले तो हमारी हो गई यहाँ पर 37, अगर हम 37 जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है स्टैंडर्ड रेट पर लेके चले तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 प्लस 1 मिनट प्लस 37 हो जाते हैं 0 1 मिनट बच्चों 310 इंटू ln को हम नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और k की वैल्यू में लिख दिया जाएगा लॉग बेस 10, k की वैल्यू में आ जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ पर 20 नैनोमोल है, नहीं सॉरी 20, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इज 20 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 20 मिलीमोल यानी 10⁻⁻3, ठीक है। ये वैल्यू है, 20 से 20 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से यहाँ -6 हो जाता है, -6। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस होता है -RT, वैल्यू अगर हम पूरी पुट करते हैं तो हमारी टोटल वैल्यू आके निकल के आएगी आपकी +7.5। बट इस कंडीशन में क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम बन रहा है और रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा बन रहा है, द थिंग इज बेसिकली
ये तो खैर हमें दे रखी थी, ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बट इस कंडीशन में जो हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का अमाउंट, हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 20 इंटू 10⁻³ है, और हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत कम है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना कम है? 20 इंटू 10⁻9 है। तो अगर हम देखें तो हमारा सबस्ट्रेट 10 बल्कि 1 लाख टाइम्स ज़्यादा है। इतने ज़्यादा है, इसलिए ये रिएक्शन हमेशा आगे की तरफ शिफ्ट होगी। सो मोर टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ऑल्दो ये रिएक्शन एक पॉजिटिव है, तब भी ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of the reaction is the ratio of product to substrate concentration, and the reaction between K equilibrium, the free energy change in the reaction is this. ये आपको सेम फॉर्मूला जिसके बारे में अभी हमने बात की थी वो दे दिया गया। रिएक्शन ए और रिएक्शन बी के K इक्विलिब्रियम जो वैल्यूज दे रखी हैं वो आपकी 10 और 100 है। दो रिएक्शन से, एक रिएक्शन है ए, एक रिएक्शन है बी, एक की वैल्यू है 10, दूसरे की है 100। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, अगर हम देखें तो डेल्टा जी नॉट की बात करते हैं, तो हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, जब हम सारा कैलकुलेशन करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू हो गई 8.31 इंटू टी की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, टी की वैल्यू वही 310 रख लेते हैं, 310 केल्विन, इंटू हमारा 2.303 आ जाता है, इंटू के की वैल्यू अभी लॉग कितनी है? लॉग 10 है। एक की वैल्यू है लॉग 10, दूसरे की वैल्यू है लॉग 100। सो एक का आंसर आपका आ जाता है माइनस, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.36 ए का। दूसरे का कितना आ जाएगा? दूसरे में 2 टाइम्स, मतलब दूसरे में डेल्टा जी बी की बात करेंगे तो इसमें क्या हो गया? सारी रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो हमारा ये लॉग 10 की वैल्यू 1 आती है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, यानी कि इस कंप्लीट की वैल्यू है -1.36। ये तो हमारा हो गया सेम टू सेम। इनटू कर देंगे हम लोग लॉग 100 को, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2, यानी कि -2.72 इसका वैल्यू आ गया। तो डेल्टा जी आपको ये पता चल गया, एक हो गया ए का 1.36, बी का हो गया 2.76। तो अब हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में हमारा जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा हुई? यहाँ पर माइनस में वैल्यू कम है, यहाँ माइनस में वैल्यू कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी ए की वैल्यू ज़्यादा है और डेल्टा जी बी की वैल्यू कम है, यानी कि ये आंसर हो माइनस में है ना वैल्यूज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स वाज मेजर्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला गया, दो मॉलिक्यूल्स थे जिनको जो जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनका 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आया? 100 पर मोल है। अब स्ट्रेंथ कितनी होगी ये निकालना है। स्ट्रेंथ ऑफ दिस नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन इन द टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज, सिंपल सा सेम टू सेम रिएक्शन, वही हम लोग फॉर्मूला सेम पुट करेंगे। के की वैल्यू आपको दे रखी है, टी की वैल्यू आपको दे रखी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आर की वैल्यू आपको पता है 8.5 आ जाता है, ठीक है। यहाँ कैलोरीज में दिया हुआ है, तो कैलोरीज में वैल्यू होती है, आर की वैल्यू कैलोरीज में हो जाती है 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4.2 से डिवाइड कर देंगे अगर हम 8.13 को 15 को, सो बेसिकली इसका आंसर आपका आ जाएगा लगभग 1.987, ठीक है। ये तो हो गई हमारी कैलोरी में, लर्न कर सकते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। अगर हम आर की वैल्यू देखें तो आर की वैल्यू होती है 1.987 कैलोरी पर मोल, ठीक है, कैलोरी पर मोल, ये वैल्यू कैलोरीज में होती है। 8.31 किस में है? 8.31 आपकी जूल में है, जूल पर मोल। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें क्योंकि आंसर इधर कैलोरीज में निकालना है, कैलोरी पर मोल में निकालना है, तो अभी क्या होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT ln K, राइट। अब क्या हो गया? माइनस आर की वैल्यू हो गई 1.987 इंटू
टी की वैल्यू कितनी हो गई 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 के। सो ये हो गई हमारी 300 इंटू हम क्या करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 ऑफ के की वैल्यू दे रखी है 100, राइट। 100 का मतलब हो गया 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी डेल्टा जी सारी वैल्यूज रखने पर क्या हो जाएगी -1373 कैलोरी पर मोल इंटू 2 लॉग की वैल्यू आ गई तो इंटू 2 इक्वल्स टू -2746 कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। पर मोल कहाँ पर आ गई 2746 आ गई, ये वाला आंसर, यानी कि हो गया आंसर नंबर 2। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है डेल्टा जी नॉट फॉर द बेस पेयरिंग ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड n इज इक्वल टू 5 एट 300 केल्विन इज दिस। सो व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, राइट। फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा डेल्टा जी आपकी जो वैल्यू है वो दे रखी है -18, बाकी हम इस पूरी वैल्यू को वहाँ पर फिट कर देंगे, यानी कि क्या करेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम, डेल्टा जी इज इक्वल टू RT ln K। ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 17। 18 के केस में हम लोग क्या करेंगे, 18 के केस में फॉर्मूला हमारे पास सेम है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT ln K नेचुरल लॉग K। अब इसके बाद क्या हो जाता है, आपकी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं या हम इसको लिख सकते हैं -2.303 RT log 10K, राइट। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर लीजिए, यानी कि -2.303 RT log 10K इक्वल्स टू -18। ठीक है, यहाँ पर माइनस पूरी जो वैल्यू है इसको हम किलो कैलोरी में अगर रखते हैं, यहाँ पर कैलोरी में तो दिया नहीं है हमें, जूल में दे रखा है। सो अगर हम इसका फॉर्मूला इसका याद रख सकें तो 2.303 -2.303 RT की वैल्यू कितनी होती है, RT की वैल्यू होती है 5.7 किलो जूल, राइट। या इसी को हम कह सकते हैं 1.36 किलो कैलोरी, राइट। ये दो वैल्यू है। अब अगर हम यहाँ पर इसी वैल्यू को रख लेंगे, क्योंकि हमें तो जूल में चाहिए, यहाँ जूल में आंसर है तो हम जूल में रख लेते हैं, यानी कि हो गया हमारा 5.7 इंटू लॉग के, राइट। लॉग के इक्वल्स टू डेल्टा जी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए -18 किलो जूल। ओके, सो अब लॉग के की वैल्यू क्या आ जाती है, अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो हमको लॉग के की वैल्यू मिल जाएगी, लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हो जाती है आपकी -18, या यहाँ पे भी माइनस ही है, -18 डिवाइडेड बाय -5.7। तो ये हो गया हमारे पास क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 3। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास 3, यानी लॉग की वैल्यू हो गई 3। अब 3 किसका लॉग होता है, अगर आप इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ के, इट विल बी 1000 का लॉग होता है 3। तो ये हो गया आंसर हमारे पास 1000, यानी कि हो गया 3। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ बाइंडिंग ऑफ अ लिगेंड विद द प्रोटीन इज डिटरमाइंड यूजिंग कैलोरीमेट्रिक measurement at 25 degree centigrade. The value of delta G thus determined is -1.36 kilocalorie per mole. Now the binding constant of the ligand protein association is same चीज, डेल्टा जी बता रखा है आपको। ठीक है, बाइंडिंग कांस्टेंट बताना है, यानी अगेन आपको क्या बताना है, अगेन आपको के बताना है, के इक्विलिब्रियम बताना है, यानी फिर सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करते जाएंगे, यानी कि अपन क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT बल्कि -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। अभी हमें के इक्विलिब्रियम निकालना है। सो के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, log 10 के इक्विलिब्रियम विल बी डेल्टा जी डिवाइडेड बाय 2.303 माइनस
आर टी, इतनी वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू हमारे पास अभी हमारे पास थी 5.7 किलो जूल में, बट यहाँ किलो कैलोरी में दिया हुआ है, तो किलो कैलोरी में इसकी वैल्यू कितनी थी 1.36 थी। ठीक है, अब 1.36 हमने यहाँ पे रख लिया। सो इट विल बी डेल्टा जी, इसका जब हम पूरा डिवाइड करते हैं तो डेल्टा जी भी हमको 1.36 दिया हुआ है, माइनस 1.36 डिवाइडेड बाय माइनस 1.36 कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 1। जब ये 1 आ गया तो हम इसका क्या ले लेंगे, हम इसका ले लेंगे एंटीलॉग। जब हमने एंटीलॉग लिया तो हमको के इक्विलिब्रियम पता चल गया, क्या के इक्विलिब्रियम हो गया है हमारा 10। ओके, तो 10 जहाँ पर भी आंसर है वो हमारा हो जाएगा। सो के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू, ओके, के इक्विलिब्रियम विल बी, यहाँ पर हो गया क्योंकि हम लिगैंड और प्रोटीन का एसोसिएशन देख रहे हैं। सो इट विल बी, यहाँ 10 वैल्यू आई ना, तो इट विल बी एक्चुअली 1/10, राइट। ये वैल्यू आ रही है हमारी 1/10, ये माइनस में आ रहा है, यहाँ पर हमारी वैल्यू माइनस में थी, बट ये वाले हमारी माइनस में नहीं है। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्योंकि -1 आ रहा है, सी ये हमारी वैल्यू आ रही है -1। ठीक है जी, ये वैल्यू क्योंकि -1 है तो हमारा आ गया 1/10 या फिर 10⁻⁻1, या फिर हम कह सकते हैं 10⁻⁻1 और हम कह सकते हैं 0.1। तो 0.1 हमारा कहाँ आंसर बन रहा है, ये रहा आंसर। समझ में आया हमें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन इज एडेड टू 0.1 मोलर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। नाउ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज प्लस 1.36 किलो कैलोरी पर मोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की कितनी होगी, ये पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं डुप्लीकेट। क्वेश्चन सॉरी, एक मिनट, ये सब हो चुके थे हमारे, ये भी हो चुका है। इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, इरेज कर देते हैं हम इस वाले पार्ट को, और अब आ जाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पे। जब हम क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं तो 20 में क्या दिया गया है, आपको एक रिएक्शन दे दी गई है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और इसकी एनर्जी डेल्टा जी दे रखी है आपको 1.36 किलो, ये प्लस में है, किलो कैलोरी पर मोल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगा, यानी के इक्विलिब्रियम निकालना है। डेल्टा जी आपको दी हुई है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT ln के और -2.303 RT ln की जगह आ गया log 10 के। अब के की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक अभी तक हम वैसे ही करते आ रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर भी जो हमारी -RT की वैल्यू है वो आ जाती है आपकी, वो आ जाती है स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.36, यानी कि 1.36 इज इक्वल टू -1.36 log 10 के। सो log 10 के विल बी इक्वल टू, अगेन क्या आंसर आ रहा है हमारा -1, यानी हमने इसका जब एंटी लॉग ले लिया, एंटी लॉग किसका, -1 का, तो हमारा आ गया 1/10, यानी कि हमारा के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 1/10। अब देखिए कहाँ पर आपकी 1/10 आ रही है, जब हमारे पास के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1/10 आ चुकी है, तो अगर हम 96 और 45 करते हैं, 96 एंड 45, सो इट विल बी बेसिकली के इक्विलिब्रियम क्या होगा, के इक्विलिब्रियम विल बी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनना चाहिए। सो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट डिवाइडेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये इक्वेशन होनी चाहिए। सो 1 की वैल्यू यहाँ पर है 45, फर्स्ट ऑप्शन में है 45 डिवाइडेड बाय 96, लगभग 1/2। नंबर 2 पर आ जाते हैं, जो कि है आपका 100 मोल एंड 10, तो ये हो गया 10/100, जो कि हो जाती है 1/10। तो यही हमारा आंसर भी है। क्या आंसर हो गया हमारा, आंसर हो गया है 2। ठीक है, आंसर हो गया है 2। आगे का भी देख लीजिए आप, नंबर 3 पर आइए। 3 में है 96
बाई 45, तो ये हो रहा है हमारा लगभग 2/1, ऑलमोस्ट 2/1, ये गलत है। नंबर 4 पर आ जाइए। नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपका उल्टा हो जाएगा 100/10, यानी कि ये हो गया हमारा 10/1, तो आंसर है हमारा 2। क्लियर हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पर मॉलिक्यूल per mole of the concentration of the reaction A to B at 30 degree centigrade in an open system is 100 calorie per mole. So what is the approximate free energy change when the concentration of A and B are 100 and 100 micromolar and 100 millimolar respectively. So यहाँ पर भी अपन वही करेंगे, सेम फॉर्मूला है हमारे पास, तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ किसका, के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये ए टू बी रिएक्शन हो रही है जिसमें ए और बी, इसमें बन क्या रहा है, बी टू ए हो जाएगा लॉग ऑफ, क्योंकि ए टू बी है ना, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, सीधी सी बात है। तो अभी आपको दोनों की कंसंट्रेशन दी गई है, ए की भी दी है, बी की भी दी है, हमें दोनों की कंसंट्रेशन दे दी गई है, प्लस हमको डेल्टा जी नॉट भी दे दिया गया है सिस्टम में, आपको टेम्परेचर भी दे दिया गया है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आपसे पूछा गया है अप्रॉक्सीमेटली फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा, यानी कि हमें डेल्टा जी की वैल्यू दे दी गई -1000, प्लस हमें क्या कर देना है 2.303 आर टी। अब 2.303 आर टी में देखेंगे 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, आर की वैल्यू हो जाती है आपकी, हमें चाहिए क्या, कैलोरीज में दिया है, तो कैलोरीज में हमारे पास अभी हमने पढ़ा था क्या होता है 1.987, ये वैल्यू है आर की, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, यानी कि 273 प्लस 30 डिग्री कर देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 303 केल्विन, राइट। हम इसको 303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू हो जाता है लॉग ऑफ बी का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है आपको, बी का देख रखा है 100 मिलीमोलर, 100 इंटू 10⁻³ और दे रखा है आपको ए का कंसंट्रेशन 100 माइक्रोमोलर, 100 इंटू 10⁻⁻6। अब आ जाइए आगे, आगे हम लोग आ जाते हैं, तो ये दोनों तो 100 कैंसिल ही हो जाते हैं, यहाँ से आपका ये 3 टाइम्स जा रहा है माइनस, ये माइनस है 10⁻³ ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+3, राइट, यानी कि हो गया हमारा -1000 इंटू 2.303 इंटू 1.987 इंटू 303 इंटू लॉग 1000, लॉग 1000 का वैल्यू होता है 3, जब आप सब कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो 1000 इंटू, सॉरी प्लस है यहाँ पर दोनों जगह पर प्लस आ जाता है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस 2.303 इंटू 1.987 इंटू 303 इंटू 3। अब सब कुछ आप मल्टीप्लाई सब कुछ कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर है, क्या आ जाएगा आपका -1000 प्लस 4160 किलो कैल्विन, और हम वैल्यू कर देते हैं किलो कैलोरी पर मोल, या कैलोरी पर मोल, नॉट किलो कैलोरी बट कैलोरी पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू हमको मिल गई, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 3160 कैलोरी पर मोल, ओके। इट विल नॉट बी इन द नेगेटिव पार्ट, इट विल बी पॉजिटिव, यानी आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब 22 पर आते हैं, 22 में क्या हो रहा है देखिएगा,
ठीक है, 22 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इन अ ह्यूमन सेल द कंसेंट्रेशन ऑफ एटीपी एडीपी एंड पीआई का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी एट pH 7 एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। देखिए यहाँ पर आपको क्या होगा, हाइड्रोलिसिस बताइए, यानी कि एटीपी से एडीपी प्लस पीआई बना होगा। तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, के इक्विलिब्रियम विल बी एडीपी का कंसेंट्रेशन इनटू पीआई का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एटीपी का कंसेंट्रेशन। ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें तो सारा सेम सभी कुछ फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, यानी कि डेल्टा जी नॉट जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है वो भी दे रखी है, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 के इक्विलिब्रियम की जगह आ गया हमारा ADP इंटू PI डिवाइडेड बाय ATP। नाउ डेल्टा जी की वैल्यू आपको दे रखी थी -30.5 किलो जूल में दिया हुआ है तो हम जूल वाली वैल्यू रखेंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1.36, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, सब कुछ स्टैंडर्ड है। सो ये बेसिकली हमारा आ गया 1.36। ठीक है, ये आ गया हमारा 1.36 इंटू लॉग एटीपी लॉग 10। एडीपी की कंसेंट्रेशन हमको कितनी दे रखी है 0.5, सो 0.5 इंटू 0.825 डिवाइडेड बाय 2.25। ठीक है जी। अगर हम सब कुछ मल्टीप्लाई करें, सारी चीज़ें अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारी डेल्टा जी की आ जाती है कितनी, डेल्टा जी की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी -52 किलो जूल पर मोल। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। 23 में पूछा गया है द रिएक्शन ऑफ ग्लूटामेट एंड अमोनिया टू ग्लूटामीन एंड वाटर हैज़ वैल्यू ऑफ 14 किलो जूल। एक रिएक्शन है जिसमें 14 किलो जूल पर मोल डेल्टा जी नॉट दे दिया गया है। दिस इज कपल्ड विद एटीपी रिएक्शन, so the delta G naught for the reaction is this and the delta G naught for the coupled reaction under equilibrium is। under equilibrium क्या होगी, दो रिएक्शन आपको दे दी गई है, दो रिएक्शन की दो वैल्यूज दे दी गई है, एक की वैल्यू है +14, दूसरे की वैल्यू है -30। अब इनकी कपल्ड रिएक्शन की क्या होगी वैल्यू, ये पूछा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसका आंसर होगा। देखिए पहली बात, आपको जो वैल्यू दी गई थी, अगले क्वेश्चन पर आ गए हम लोग 23 पे। 23 में जो दो वैल्यूज दी गई हैं उसमें क्या किया गया है, उसमें पहली रिएक्शन है जिसमें आपने ग्लूटामीन को, जिसमें आपने क्या किया है, ग्लूटामीन को आपने अमोनिया के साथ जोड़ा है और आपको मिल गया है, ग्लूटामेट को और अमोनिया को जोड़ा है, सॉरी ग्लूटामेट को हमने अमोनिया के साथ जोड़ा है, सो इट इज ग्लूटामेट, इसको हमने अमोनिया से जोड़ा, हमको मिल गया ग्लूटामीन। अब हमें जो ग्लूटामीन मिला इसके साथ साथ हमें मिला होगा वाटर। अब इसमें डेल्टा जी की वैल्यू आपको दे दी गई है +14 किलो जूल पर मोल। नाउ ये हमारी एक रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन में क्या किया गया है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई है, एटीपी प्लस H2O क्लियर दिया हुआ है, ATP प्लस H2O इज इक्वल टू ADP प्लस PI। ठीक है जी, ये रिएक्शन आपको दूसरा दे दिया गया है और इसमें डेल्टा जी कितना दिया गया है, इसमें दिया गया है -30 किलो जूल पर मोल। ये आपकी दो रिएक्शंस हो गई, दोनों रिएक्शंस की डेल्टा जी की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या कहते हैं, अब हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है जिसमें हमें इनकी कपल्ड रिएक्शन देखनी है। तो कपल्ड रिएक्शन का मतलब सीधे से हमने इसको जोड़ देना है। हमने क्या किया, कपल्ड रिएक्शन में ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज़ें ऐसी की ऐसी जुड़ जाएंगी, यानी ग्लूटामेट प्लस NH3 प्लस ATP इज इक्वल टू या इक्वल्स टू ग्लूटामीन प्लस ADP प्लस PI। अब क्योंकि ये सीधा सीधा ऐड हो गया था तो हमारे पास जो डेल्टा जी होगी वो भी सीधी सीधी ऐड हो जाएगी, +14 प्लस
-30 किलो जूल, यानी कि हो गया -16 किलो जूल पर मोल। तो अब हमारा आंसर कहाँ पर दिया हुआ है, 16 हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, ये समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है नंबर ऑफ एनर्जी रिच बॉन्ड इन एटीपी इज। एनर्जी रिच बॉन्ड कितने होते हैं एटीपी में? एटीपी में होते हैं दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बेसिकली एक होता है आपका बीटा फॉस्फेट और एक होता है आपका गामा फॉस्फेट। ये दोनों होते हैं जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, और जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं ये दोनों आपके होते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी रिच। ओके, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस ऑन एमजी आयन। एमजी आयन पर कौन डिपेंड करता है, किस तरीके से डिपेंडेंट होती है? तो देखिए एमजी आयन की वजह से होता ये है कि एमजी आयन अगर मान लीजिए यहाँ पर आएगा, सॉरी, तो जो एटीपी होता है उस पर चार्ज है वो कम हो जाएगा, राइट। जैसे एमजी आयन बढ़ेगा तो वो क्या करता है, वो फॉस्फेट के साथ इंटरेक्ट करता है। जब वो फॉस्फेट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी वजह से वो उसको डिस्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, यानी कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस एमजी आयन से बढ़ जाती है तो यानी कि डेल्टा जी वहाँ पर हो जाएगी कम, राइट। डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी कम, यानी हमें वैल्यू दिखनी है जिसमें वैल्यू कम हो रही है, और वो एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के बाद कम होनी चाहिए। यानी कि ये वाला ग्राफ बेस्ट है जो कि अच्छे से दिखा रहा है, जिसमें जितना एमजी आयन ऐड होता जाएगा, तो एमजी आयन जब ऐड होंगे तो क्या होगा, वो चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। जब वो चार्ज को स्टेबलाइज करेगा आपका फॉस्फेट का ग्रुप रिमूवल हो जाएगा। जैसे जैसे एमजी आयन बढ़ाते हैं, शुरू में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर अचानक से उसमें हाइड्रोलिसिस होनी शुरू हो जाती है और इसकी एनर्जी लगभग -7.3 किलो कैलोरी पर मोल आपकी आ जाती है। अब ये 7 है, 7.3 यहाँ से आपका एकदम से निगेटिव में जाता है। सो आंसर आ गया नंबर 1। 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट इज फाउंड प्रीडोमिनेटली इन द स्केलेटल मसल्स of vertebrate and serve in the maintenance and recycling of adenosine triphosphate for muscular activity like contraction it is फॉस्फोक्रिएटिन। फॉस्फोक्रिएटिन क्या करता है, बार बार फॉस्फेट को देता है। जब भी हमें फॉस्फेट की जरूरत होगी एटीपी के लिए तो एडीपी को ही अपना फॉस्फेट दे देगा। CSIR का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे इन प्रोटीन्स द अमीनो एसिड दैट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन आर सिस्टीन एंड मिथियोनिन। जिन अमीनो एसिड्स में ऑक्सीडेशन हो सकता है वो सिस्टीन होते हैं और मिथियोनिन होते हैं। पहला, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। अब दूसरी बात, सिस्टीन एंड मिथियोनिन का ऑक्सीडेशन हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, द टेट्रासेकेराइड कंपाउंड ऑफ ऑल्टरनेट एल एंड डी आइसोमर विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए जो एल ग्लूकोज है और डी ग्लूकोज है मान लीजिए, या एल और डी गैलेक्टोज होते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, राइट। ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो ऑल्टरनेट भी रहेंगे तो वो भी आपके एक्टिवली मतलब ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेंगे। तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट हो गया हमारे लिए रॉन्ग। डेल्टा जी जिसमें के मतलब जो किलो कैल्विन, डेल्टा जी किलो कैलोरी पर मोल है, ये वैल्यू के इक्विलिब्रियम 0.1, 0.01, 0.001 के लिए इतनी होती है। अच्छा, ये हमने अभी भी पढ़ा था कि ये सही है, राइट। It can be concluded that the relationship between delta G and K equilibrium is parabolic. ये पैराबोलिक हम नहीं कह सकते, ये हम पैराबोलिक नहीं कह सकते क्योंकि ये वैल्यूज अगर इससे आ रही हैं तो दिस इज नॉट पैराबोलिक, दिस इज लॉगरिदमिक, ठीक है, लॉगरिदमिक वैल्यूज होती है, ना कि पैराबोलिक। सो ये स्टेटमेंट भी हो गया रॉन्ग। ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर Fe in hemoglobin is +2. In cytochrome C, the oxidation states of iron can be +2 और +3. यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका वैल्यूज़ होती है बिल्कुल सही है
कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन में +2 होती है, फेरस स्टेट होती है, और साइटोक्रोम में फेरस फेरिक दोनों हो सकते हैं। दूसरी बात, इन डीएनए द शुगर एंड बेसिस आर प्लेनर। शुगर एंड बेसिस प्लेनर मतलब शुगर्स जो होते हैं वो प्लेनर नहीं होते, बेसिस प्लेनर होते हैं, शुगर्स नॉन प्लेनर होती हैं, ये आपकी नॉन प्लेनर होती हैं। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। हाई एनर्जी बॉन्ड्स हाइड्रोलाइज विद लार्ज निगेटिव एनर्जी। जो हाई एनर्जी होते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, उनकी लार्ज निगेटिव एनर्जी होती है, निगेटिव डेल्टा जी होती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एटीपी के अंदर आपको -7.3 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। तो ये आपका आंसर सही है, यानी कि हमारा डी सही था, सॉरी हाँ हमारा डी सही था, हमारा ए सही था और हमारा एफ सही था, और हमारे गलत हैं बी सी ई। ठीक है, यहाँ पर ए और एफ दो सही हैं और ई रॉन्ग है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। क्योंकि यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर बी रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, बी रॉन्ग, डी रॉन्ग, तो इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया। इस केस में हमारे पास सी रॉन्ग है और ई भी रॉन्ग है, ये भी गलत हो गया। इस केस में ए बी सी में ए ही केवल सही है, बी और सी दोनों रॉन्ग है, ये दोनों भी गलत हो गए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर पूछा गया है अ मोल ऑफ अ गैस एब्जॉर्ब्स 40 जूल ऑफ हीट, सो इफ द वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाय द गैस इज 20 जूल देन डेल्टा यू फॉर द गैस इज। देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। डब्ल्यू की वैल्यू दे दी गई है आपको +20 और क्यू की वैल्यू दे दी गई है +40, यानी टोटल हो गया हमारे पास +60 जूल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEM का है। कंसिडर द इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला, जब डेल्टा जी निगेटिव होता है तो रिएक्शन एक्सरकोनिक होती है। सही बात है जी, ये बिल्कुल सही है कि जब हमारी डेल्टा जी निगेटिव होती है तब रिएक्शन एक्सरकोनिक होती है। जब डेल्टा जी निगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ये भी सही है। जब डेल्टा जी निगेटिव होती है तो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये भी सही है। एंट्रोपी जो होती है उसका कम होता है, डेल्टा जी माइनस में जाता है, ये भी सही है। सो व्हेन डेल्टा जी इज निगेटिव रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रॉन्ग। एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है वो आपका डेल्टा जी से पता नहीं चलता बल्कि डेल्टा एच से पता चलता है, दिस इज रॉन्ग। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टी हाफ ऑफ द इरिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक टी हाफ की वैल्यू दे दी गई है 1 आवर। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में 1 घंटा लगता है और उसका मतलब टी हाफ है, 1 घंटे में ये 50% रह जाता है। अब आपसे पूछा है 75% में कितना होगा, 50% में इतना, तो 50% बचा है, इसका 50% बचेगा आपकी बार, यानी 25%। 25 का मतलब टोटल हो गया 75%। अब इस 75% को ख़त्म करने के लिए कितना चाहिए, एक टी हाफ प्लस दूसरा टी हाफ, 2 टी हाफ यानी कि 1 × 2 हो जाते हैं, यानी कि वैल्यू हो जाती है हमारी 2 आवर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन इज 10। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 10 और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स EMF की वैल्यू दे रखी है 0.018 वोल्ट at 298 Kelvin. Now the number of electron transferred in the overall cell reaction is delta G is equal to -NFE. ये इसकी इक्वेशन होती है, राइट। F की वैल्यू फैराडे कांस्टेंट है, E की वैल्यू EMF है जो आपका स्टैंडर्ड EMF है, और N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसफर हुए, चार्ज मॉलिक्यूल। सो डेल्टा जी की वैल्यू ये होती है, और दूसरा आप लोग इतने सारे क्वेश्चन में देख चुके हो, ये भी होती है, राइट। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 × 298 × 8.31, सारी वैल्यूज हमने रख दी, और ये हमारी वैल्यू हो गई 10 क्या, के इक्विलिब्रियम की। तो अब के 10 की वैल्यू हो जाती है हमारी 1, लॉग 10 की वैल्यू हो गई 1। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन डेल्टा जी। डेल्टा जी हमारी -57 है, फिर -5703 इज इक्वल टू -NFE, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, n की वैल्यू FE है ना, FE से आपने डिवाइड कर दिया इसकी वैल्यू को, जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 3.2 जो कि है यहाँ 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
NAD and NADP are two सेल्यूलर इलेक्ट्रॉन कैरियर, दो सेल्यूलर इलेक्ट्रॉन कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं NAD और NADP। NAD कैटाबॉलिक रिएक्शंस में होता है यूज, NADP जनरली एनाबॉलिक रिएक्शन में यूज होता है। नाउ द सेल विल हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ NAD मॉलिक्यूल एंड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ NADP मॉलिक्यूल इन अ नॉर्मल सेल। मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर इसमें क्या होता है, दो चीज़ें, ज़्यादातर जो आपके NADP होते हैं वो ज़्यादातर रिड्यूस्ड स्टेट में होते हैं और ज़्यादातर NAD मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज स्टेट में होते हैं। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो बेसिकली इसमें सिर्फ एक थ्योरी पोर्शन है कि एक रूल है आपका, जो NAD बाई NADH का जो रेशियो है वो होना चाहिए हाई एंड NADP बाई NADPH का रेशियो होना चाहिए लो। सिंपल, ये दो चीज़ें हैं, यानी कि इसमें NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में होना चाहिए और NADP ज़्यादा आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन है 74। सो व्हाट फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिप्रेजेंट्स द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? सबसे मेजर एनर्जी करेंसी कौन शो करता है? इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन 5 प्राइम फॉस्फेट। 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, यहाँ 5 प्राइम डाइफॉस्फेट है। दिस इज रॉन्ग। एक ही कार्बन से दो फॉस्फेट नहीं जुड़े होते, जबकि एक ही कार्बन से एक फॉस्फेट, उस फॉस्फेट से दूसरा फॉस्फेट तब होगा, तो ये वाला रॉन्ग है। 2 मिथाइल एडिनोसिन, मिथाइल ग्रुप से हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं आता है। साइक्लिक एडिनोसिन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड कोई हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं होता। 75 में दिया है डेल्टा जी इज निगेटिव, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्टोथर्मिक, हाइपरथर्मिक। मैंने आपको बताया था कि डेल्टा जी दो चीज़ें बता सकती है कि कोई प्रोसेस एंडरगोनिक है या कोई प्रोसेस एक्सरगोनिक है। सो ऑब्वियसली इससे ये नहीं पता चलता कि थर्मिक क्या है, वो डेल्टा एच से पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 76, हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल टू ADP। अभी मैंने आपको बताया था 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पर आपकी कैलोरीज में पूछा है, तो कैलोरीज में क्या हो जाएगा, 7.300 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू 7300, यानी आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है 77 में, द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, लॉग वैल्यूज में आता है, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। इट इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही है। इट कैन ओनली बी कैलकुलेटेड व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट 1 मोलर कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर वो पता लगा सकते हैं। इट इज इक्वल टू -RT ln EQ। हमने फ्री एनर्जी चेंज की बात की है, इट इज नॉट फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln EQ, ये आपकी वैल्यू होती, तो इट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 78, डेल्टा जी इन द बायोकेमिकल रिएक्शन प्रेजेंस। बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो डेल्टा जी होता है वो कैसा होता है? डेल्टा जी नॉट फ्री एनर्जी चेंज है, नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, नहीं। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, करेक्ट। डैश है ना, 0, ये है। रिडॉक्स पोटेंशियल E नॉट से होता है, स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल होता है वो भी। सो व्हेन डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव द रिएक्शन इज एक्सरगोनिक। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, थर्मोडाइनेमिक सिस्टम में गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय डिफरेंट पाथ। एक थर्मोडाइनेमिक सिस्टम एक मतलब कई पाथ से जा सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि किसी पाथ से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है? पाथ से इंडिपेंडेंट होने के लिए देखिए, डेल्टा Q आपका डिपेंडेंट होता है, डेल्टा W आपका इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी और आपका जो एंथैल्पी चेंज है ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ के। यानी कि ये किस पर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं इनिशियल वैल्यूज पर एंड जो आपकी फाइनल वैल्यूज होती है उन दोनों पर डिपेंड करते हैं केवल। क्वेश्चन नंबर 81, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन थी 2Cl से Cl2 बना, राइट, दो मॉलिक्यूल से एक बना। जब दो मॉलिक्यूल से एक बना है तो यहाँ एंट्रोपी, यहाँ बेसिकली ओके, ये गैस है और ये लिक्विड है। गैस का मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। दूसरी बात, यहाँ पर कोई चीज़ रिएक्शन करने के लिए इसको
क्या चाहिए, एंट्रोपी क्योंकि बढ़ रही है, यहाँ पर आपको ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो रही है तो उसके लिए डेल्टा एच यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दिस विल बी डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव होंगे। क्वेश्चन नंबर आए 82 पे। 82 में पूछा है रिएक्शन विद द पॉजिटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 कैन रूटीनली कैरिड आउट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? हमारी डेल्टा जी प्लस में नहीं होना चाहिए, डेल्टा जी प्लस में अगर वैल्यूज आ रही है तब भी हमारी बॉडी में हो रही है क्योंकि वो कुछ ना कुछ कपल्ड रिएक्शन देते हैं, कपल्ड टू एक्सर्गोनिक, वो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज करते हैं। सो इट इज कपलिंग टू अदर एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 83 में पूछा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दे दिया गया है, दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इसमें आपको डेल्टा जी की वैल्यू बतानी है। हमें सीधा सीधा पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू हो गई प्लस 0.126 राइट। एन मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन दे दी गई थी, इस रिएक्शन में आपका चार्ज कितना था, टोटल चार्ज है +2 राइट। जब +2 चार्ज हो गया एन की वैल्यू हो गई 2 यानी कि हमने माइनस एन की वैल्यू हो गई 2, वी की ई की वैल्यू हो गई 0.126 एंड एफ की वैल्यू हो गई 96500। टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं हमारा आंसर आ जाता है 24.318 किलो जूल यानी कि आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 84 कॉमन करेंसी ऑफ एनर्जी इन द बायोलॉजिकल रिएक्शन इज एटीपी। क्वेश्चन नंबर 85 इन oxidative phosphorylation the ATP production and respiratory chains are linked by। ATP production और रेस्पिरेटरी चेन्स किससे जुड़ी होती है, केमिकल मेथड से, फिजिकल मेथड से, केमियोस्मोटिक मेथड से या फिर कन्फर्मेशनल मेथड से। सो बेसिकली एक केमियोस्मोटिक मेथड होता है जिसमें केमिकल और ऑस्मोटिक चेंजेस होते हैं प्रोटॉन पंप के द्वारा, तो आंसर रहेगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में बोला गया एंट्रोपी इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम डज नॉट इंक्रीज। एंट्रोपी बायोलॉजिकल सिस्टम की इंक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं इंक्रीज होती? क्योंकि हम एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर मैटर एंड जो आपकी हीट होती है, मैटर और हीट दोनों ही एक्सचेंज होते रहते हैं, दोनों ही चेंजेबल हैं, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आते जाते रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये हो गया आपका मैटर और हीट या मैटर ऑफ एनर्जी दोनों की दोनों चेंज हो रही है, इस वजह से एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही। एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग करने के लिए एंट्रोपी क्या होगी, अगर आइस है तो आइस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेस राइट। वो उसमें क्या होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन यही ऑर्डर्ड फॉर्म जब आपकी मेल्ट हो जाती है तो ये आ जाते हैं वाटर में और ये किस में फॉर्म में हो जाते हैं, डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। यानी कि हमारी क्या कह सकते हैं हम लोग, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, और अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है यानी कि पॉजिटिव होगा। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अ सॉल्यूशन द एंट्रोपी, अगर हम आयोडीन को किसी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर देते हैं तो एंट्रोपी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि आयोडीन एक गैस है और गैस से वो लिक्विड में आ जाती है, तो एंट्रोपी हो जाएगी कम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 88 पे। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ, ओके द सेम क्वेश्चन, इट इज डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 89 द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है यहाँ पे, वो निकालना है आपको। डेल्टा जी नॉट निकालना है जिसमें ग्लूकोज प्लस एटीपी की वैल्यू दे दी गई है। सो ग्लूकोज प्लस एटीपी में आपको डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है -16.7 किलो जूल पर मोल। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज प्लस पीआई बनाने में आपको दे दी गई है ये। इस पूरी कंडीशन में अगर हम देखें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कट गया, ग्लूकोज से ग्लूकोज कट गया, तो पूरी हमारी कपल्ड रिएक्शन बची एटीपी से एडीपी प्लस पीआई, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू -16.7 प्लस -13.8 यानी कि -30.5 यानी कि आंसर आ गया सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। 90 में क्या दिया हुआ था, एक मिनट, हाँ जी ये आपको दिखेगा नहीं इसलिए मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ी। सो 90 क्वेश्चन में क्या दिया था, द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब जो ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए ग्लूकोज से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ग्लूकोज से आपको वाटर बनना है और बनना है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्लूकोज में मिलेगा ऑक्सीजन। तो 6 ऑक्सीजन मिलके 6 वाटर और 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसकी एनर्जी आपको इतनी दी गई है। नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रखे हैं 700 नैनोमीटर। इसकी नंबर ऑफ 700 नैनोमीटर फोटोन की वेवलेंथ दे दी गई है। नंबर ऑफ फोटोन पूछा है, एन की वैल्यू पूछी है। तो देखिए ई का फॉर्मूला एक और होता है, ई इज इक्वल टू NHC लैम्डा बाई NHC बाई लैम्डा। H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, C जो इसकी लाइट का क्या बोलते हैं उसको, स्पीड होती है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। लैम्डा इज द वेवलेंथ, सो n इज द नंबर ऑफ फोटॉन, लैम्डा इज द वेवलेंथ। E की वैल्यू आपको दे रखी है, E की वैल्यू हमने पुट कर दी। n की वैल्यू हमारे पास एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। 1 मोल में इतने होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर मोल कंसेंट्रेशन दी गई है ना, तो यहाँ पर ये पर मोल एनर्जी है, तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। n की वैल्यू आपने निकालनी है। ये हो गया हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। इसमें आपको ये हो गई आपकी लाइट की चाल, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय आपको वेवलेंथ दे दी गई है 700 नैनोमीटर। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हो गई 1.76 इंटू 10⁻⁵। यही वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिल जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर आ गए 91 पे। देखिए 91 में पूछा था, फॉर सोडियम मीडिएटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूटामिक एसिड फ्रॉम अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मिलीमोलर आउटसाइड द सेल टू 20 मिलीमोलर इनसाइड द सेल। किसी सोडियम आयन से रिलेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी मॉलिक्यूल का, जिसमें आउटसाइड कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और इनसाइड 20 मिलीमोलर है। नाउ आपको मिनिमम नंबर ऑफ सोडियम आयंस कैलकुलेट करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ सोडियम आयन कैलकुलेट करने हैं जो कि इस फ्री एनर्जी के लिए के बराबर होंगे। इसमें T की वैल्यू, pH की वैल्यू, डेल्टा साई की वैल्यू दी गई है, F की वैल्यू दी गई है। डेल्टा G विच इज रिलीज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 1 सोडियम इज 3.3 किलो कैलोरी पर मोल। एक मॉलिक्यूल को, एक सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेल्टा G आपको चाहिए 3.3 कैलोरी। ग्लूटामिक एसिड पर चार्ज, नेट चार्ज होता है -1 pH 7 पे, ठीक है। इसमें कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज होता है वो होता है डेल्टा G इज इक्वल टू RTLN, डेस्टिनेशन बाय ओरिजिन, कहाँ से कहाँ की तरफ कोई मॉलिक्यूल पास हो रहा है, प्लस NF साई, डेल्टा साई। सो ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी मॉलिक्यूल की मूवमेंट पता लगानी है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी स्पॉन्टिनिटी क्या है, यानी किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में जा सकता है, उसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। या हम किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कंसंट्रेशन कितनी है आयंस की, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला हमें पता है क्या यूज़ करना है। यहाँ पर R की वैल्यू दे दी गई थी 2 किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, T की वैल्यू दे दी गई थी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस हो गया 273, यानी कि हो गया हमारा 310 केल्विन, ठीक है। इट शुड बी 310 केल्विन, ओके। ये हो गया हमारे पास 310 केल्विन। n की वैल्यू हमें 1 दे रखी है क्योंकि हमें दिया था यहाँ पर चार्ज होता है +1, यहाँ दिया था चार्ज +1, तो ये हो गया हमारा -1 चार्ज। डेस्टिनेशन यानी कि इनसाइड आ रहा है, और इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं ना, तो आउटसाइड, इनसाइड की कंसंट्रेशन है आपकी 20 मिलीमोल और आउटसाइड से आ रहा है यानी कि 0.1 मिलीमोल। साई की वैल्यू, यानी कि साई जो है वो आपका क्या है, साई की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पे डेल्टा साई, यानी कि जो वोल्टेज है वो दे दी गई है -70 मिलीवोल्ट। इसको हम वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हो गया 0.07 वोल्ट। सारी वैल्यूज यहाँ पर जब हम रखते हैं तो हमारी आंसर आ जाता है -2473.57 कैलोरीज। अब क्योंकि एक सोडियम आयन के लिए 3.3 किलो कैलोरी चाहिए,
तो अगर हमारे पास केवल इतनी कैलोरी है यानी कि 2.47 किलो कैलोरीज हैं, तो उसमें भी हमें केवल एक ही सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी, एक से ज़्यादा नहीं। तो आंसर विल बी डी। समझ आया? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है आपको? 92 कह रहा है NAD एंड NADP आर टू इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और आ चुका है कि NADP मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड स्टेट में चाहिए और NAD मॉलिक्यूल आपको ऑक्सीडाइज स्टेट में चाहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 93 पे। अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिनिमम। अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था, ये CSIR में भी आया है, ये टिफर NCBS में भी आया है। क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, सो इक्विलिब्रियम, जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है जिसमें ओके नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आया था, जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, उस समय पर इनमें से क्या सबसे कम होगा? सो उस समय फ्री एनर्जी सबसे कम होगी, गिब्स फ्री एनर्जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 94 पे। सो गिवन the following values of delta H and delta S, which one of the following processes can take place at 300 Kelvin without violating the second law of thermodynamics? अगर हम 300 केल्विन की बात करते हैं, यानी कि हम 300 माइनस अगर हम बात करें 273, तो अप्रॉक्सीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, तो यानी कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डेल्टा H शुड बी निगेटिव एंड डेल्टा S शुड बी पॉजिटिव। अब हमारी कहाँ पर ये वैल्यू फिट हो रही है? डेल्टा H यहाँ माइनस है, डेल्टा S यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ दोनों माइनस है, ये नहीं हो सकता, ये दोनों प्लस है, ये नहीं हो सकता। ये वैल्यू तब हो सकती है जब आपका एक स्पेशल टेम्परेचर आए। तो आंसर आ गया हमारे पास 1। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देयर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी? इंक्रीज कब होगा एंट्रोपी? एंट्रोपी तब बढ़ेगी जब वॉल्यूम बढ़ रही है, एंट्रोपी तब बढ़ेगी जब हमारे मॉलिक्यूल ज़्यादा हो रहे हैं, एंट्रोपी तब बढ़ेगी जब हमारे मॉलिक्यूल को फैलने की जगह मिल रही है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर में क्या होगा? मॉलिक्यूल कम होंगे, सो ये हो गया गलत। पॉलीमराइजेशन में हमारे मॉलिक्यूल कम होंगे, गलत। कंप्रेशन हाइड्रोजन का होगा तो हाइड्रोजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो भी होगा गलत। कंबस्शन ऑफ पेपर में पेपर फटेगा, दैट विल बी इंक्रीजिंग द एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर आ गए 96 पे। हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP ओवर ADP एंड AMP जनरेट्स हाईएस्ट एनर्जी बिकॉज। अगर ATP की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू ADP की हाइड्रोलिसिस या AMP की हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि ATP की हाइड्रोलिसिस से थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल स्ट्रक्चर मिलती है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि ATP की हाइड्रोलिसिस हुई तो बना ADP प्लस PI, और ये स्टेबल है और इस वजह से हमारा इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर हम ADP से बनाते हैं तो हमको मिलता है AMP। दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज वाई हम ये नहीं कह सकते। सेम अगर हम यहाँ पर AMP से ले आए तो अगर हम AMP से बचते हैं तो हम आ जाते हैं केवल एडेनिन, और यहाँ पर आ जाता है आपका राइबोज शुगर, प्लस हो जाता है आपका फॉस्फेट। तो ये हमारा बिल्कुल ही अनस्टेबल कंपाउंड है। ओके जी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास 97। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन S2P इज 5, यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट के लिए 5 मिल गया है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन दिया है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दिया है, आपसे पूछा है इनमें से किस डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। सो हमारे पास के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है क्या? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये DBT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है 3 × 10⁻⁻⁴। डिवाइड कर लेंगे हम लोग 2 × 10⁻⁻⁴, यानी कि हमारे पास आ गया के इक्विलिब्रियम 3/2 और हमारा के इक्विलिब्रियम है 5। अगर हमें के इक्विलिब्रियम 5 चाहिए यानी कि हमको प्रोडक्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तब ये इक्विलिब्रियम में आएगा, यानी कि रिएक्शन हो गई इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आया समझ? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 98।
ये आपका गेट का क्वेश्चन है। गेट में पूछा है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज कन्वर्ट्स डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट 298 डिग्री केल्विन, the pH 7, the mixture contains 40 millimole DHAP and 4 millimole glyceraldehyde 3-phosphate. Assume that the reaction started with 44 millimole DHAP and no G3P. So the standard free energy change in kilojoule per mole for the formation of glyceraldehyde 3-phosphate are. So delta G is equal to minus RT ln K, right? माइनस RT, T की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई 2.303 इसका बेस 10 देने के लिए। अब ये 4 क्या चीज़ है भाई, 4 है, यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन दे दी गई थी 4 मिलीमोल, तो ये 4 मिलीमोल हो गई डिवाइडेड बाय 40 आपका शुरू हुआ था ये, राइट, एक 4 मिलीमोल 40 मिलीमोल। जब हम इसको देखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1 0 10 का मतलब 0.1, यानी कि इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी कंप्लीट मल्टीप्लाई करके इट विल बी 5705 इंटू 0.84 जूल, या फिर आ गया हमारा 5.7 किलो जूल। सो 5.7 आ गया ये आंसर हमारे पास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है 99 क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर एटीपी हाइड्रोलिसिस इज -30 किलो जूल पर मोल। The in vivo concentration of ATP, ADP and PI in E. coli are 7.9, 1.04 and 7.9 mm respectively. So when E. coli cells are cultured at 37 degrees centigrade, the free energy change for ATP hydrolysis in vivo is, ये भी गेट बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, देखिएगा 99 में, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q या K। सो Q की वैल्यू या की इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई है ADP PI बाई ATP। सारा हम जब वैल्यूज रखते जाते हैं तो जब हर एक चीज़ की वैल्यू आप रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका -29,900 जूल या -30 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें कैलकुलेट करना था स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिकली इंपॉर्टेंट एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड pH 7 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स गिवन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया था 6.8, राइट, ये 6.8 दे दिया गया है, लॉग 6.8 की वैल्यू दे देनी थी, बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है, -4.75 किलो जूल आपको आंसर मिल जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन पर आते ही IIT JAM BT का क्वेश्चन है। pH 7 पर कंसंट्रेशन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की 2 मिलीमोल और 38 मिलीमोल है। इसमें आपको फ्री एनर्जी चेंज बताना है। सेम फॉर्मूला नोट करते रहिएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू -RT ln K, यानी प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम लिख देंगे यहाँ पर, तो इट विल बी 38/2, यानी कि हो गया log 19। log 19 की वैल्यू आ जाती है 1.27, ये log 19 की वैल्यू है। तो अब इसके साथ आपका आ गया 7247.29, यानी कि हमारा आंसर हो गया 7247.29। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम की बात पूछी गई है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम विल बी प्रोडक्ट बाय सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट 40% के लिए मतलब आपको दिया गया 0.05% सबस्ट्रेट बचा है। इक्विलिब्रियम पे सबस्ट्रेट 0.05% बचा है, तो प्रोडक्ट कितना बचा होगा 99.95। तो हम क्या करेंगे कि इक्विलिब्रियम में 99.95 डिवाइडेड बाय 0.05 कितना आ गया 1999। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ होता है वो क्या बताता है, बेसिकली आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है। कितना आपका, अगर कोई एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और इनके साथ एक दूसरा सिस्टम भी कनेक्टेड है, तो ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो डील्स विद द थर्मल इक्विलिब्रियम लीडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द वर्क डन, इफ द वर्क डन बाय द ह्यूमन हार्ट इज 0.5 जूल। अगर हमारा ह्यूमन हार्ट 0.5 जूल पर बीट काम करता है, टाइम पीरियड T
0.8 सेकेंड दिया हुआ है एक बीट के लिए, तो अप्रॉक्सीमेट एनर्जी कितनी एनर्जी लगेगी किसी एक ह्यूमन बीट को, ह्यूमन हार्ट को बीट करने में एक दिन में। एक ह्यूमन हार्ट को 0.5 जूल एक बीट में टाइम मतलब एनर्जी लगती है, वर्क लगता है कितने टाइम के लिए, 0.8 सेकेंड के लिए। अब कितनी एनर्जी पूरे दिन में लगती है हमारे एक हार्ट को बीट करने में। अगर हम देखें तो वर्क डन बाय ह्यूमन हार्ट कितना है, 0.8 सेकेंड में है 0.5 जूल, तो एक सेकेंड में कितना होगा, 0.8 सेकेंड में तो 0.5 था, तो एक सेकेंड में 0.5 बाई 0.8 यानी कि 0.625 जूल आ गया। नाउ सेकेंड्स इन वन डे, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यानी 24 गुणा 60 गुणा 60 यानी कि 86,400 सेकेंड्स आपके एक दिन में पाए जाते हैं। अब एक दिन के अंदर कितना काम होगा, 86,400 इंटू 0.625 यानी कि 54,000 कैलोरी। एक कैलोरी की वैल्यू दी गई है 4.2 जूल। जब एक कैलोरी की वैल्यू 4.2 जूल है तो हमें कैलोरी में वैल्यूज दी गई थी, हमें इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 54,000 डिवाइडेड बाय 4.2 यानी कि 12,857 जूल आपका आ गया, या सॉरी कैलोरी आपका आ गया, जिसको हम कह सकते हैं 13 किलो कैलोरी, यानी आंसर हो गया 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शंस इन डिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्राफ बिलो आर। करेक्ट ऑर्डर बताने, यहाँ पर रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। जब कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंडेंट नहीं होता तो वो होती है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जब हमारे रेट कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब हमारा रेट आपके जो रेट है रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी ए, जो भी इसका कंसंट्रेशन है उसके स्क्वायर के होता है, तब आपका ये ग्राफ आता है। तो आंसर हो गया हमारे पास जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Considering the equation delta G naught is equal to delta H minus T delta S, which one of the following statement is not correct? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? जब डेल्टा जी निगेटिव होती है रिएक्शन एक्सर्गोनिक होती है, सही बात है जी, पता है हमें। जब डेल्टा जी निगेटिव होती है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, सही बात है। जब डेल्टा एस निगेटिव होती है मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर डिक्रीज होता है, ये भी सही बात है। जब डेल्टा एच निगेटिव होता है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, रॉन्ग। जब डेल्टा एच निगेटिव होता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। रिएक्शन है जिसमें CaCO3 से CaO और CO2 बनता है, यानी कि चूने का पानी, चूने से बेसिकली बात हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये 298 केल्विन पर फेवर नहीं होती। तो गिवन दैट फॉर दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन, अगर हमें 298 केल्विन पर ये रिएक्शन करनी है तो आपकी डेल्टा एच इतनी होती है और डेल्टा एस इतना होता है। तो ऐसा कौन सा कम से कम टेम्परेचर है जिसपे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी? तो देखिए, हमें ये इक्वेशन पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे टाइम की जिस समय हमारा एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सो इस कंडीशन में डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू 0। सो उस कंडीशन पे हमें कब चाहिए, जो डेल्टा एच होगा इट विल बी लेस देन टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस ज़्यादा होना चाहिए, डेल्टा एच कम होना चाहिए। सो बेसिकली टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। सीधा सीधा फॉर्मूला है, डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। डेल्टा एस एच की वैल्यू हो गई 200 गुणा 10⁻³ बाई 200, तो आंसर आ गया हमारा 1000 K। सो 1000 K से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर हो गया ये, कम से कम इतना टेम्परेचर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज जीरो, इनमें से कौन सा जीरो हमेशा नहीं होता है? पहला, एंथैल्पी चेंज जीरो हमेशा जीरो नहीं होता है, ये पूछा है। कभी हमेशा जीरो नहीं होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, ये कम से कम कुछ वैल्यू जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 8 मोलर यूरिया है वो कोल्ड हो जाता है। अगर 8 मोलर यूरिया कोल्ड होता है जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं, यानी कि ये एनर्जी यूज कर रहा है, अगर ये एनर्जी यूज कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हो गया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यहाँ पर है या यहाँ पर है, ये दोनों नहीं हो सकते। फिर दूसरी बात, ये रिएक्शन अपने आप करता है, रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, यानी कि ये प्रोसेस हो गया स्पॉन्टेनियस, यानी कि ये हो गया एक्सर्गोनिक। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। 8 molar urea solution became cold when it is prepared by dissolving an appropriate amount of urea in water at room temperature. रूम टेम्परेचर पर हो रहा है यानी स्पॉन्टेनियस है, एक्सर्गोनिक हो गया, और ये कोल्ड फील हो रहा है इसलिए ये हो गया एंडोथर्मिक। आंसर हो गया 3। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसके 50% कंप्लीट होने के लिए 30 मिनट चाहिए। तो टाइम जो कि स्टार्ट से 80% कंप्लीट होने के लिए चाहिए होगा वो कितना होगा? तो देखिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, ए नॉट का कंसंट्रेशन मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन या टी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू के टी। के क्या है? रेट कांस्टेंट है, और टी क्या है? टाइम है। तो टी की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी माइनस फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हुई टी टाइम पे, डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। हमें पता है 50% कंप्लीशन में कितना चाहिए। 50% कंप्लीशन के लिए यानी ए नॉट हो गई 100%, शुरू से 100% था, फिर ए आ गया हमारा 50%। तो के की वैल्यू, क्योंकि हमारा 30 मिनट पे 50% हो गया था, तो यानी कि हो गया 100 माइनस 50/30, यानी 50/30 हमारी वैल्यू आ गई के की, यानी रेट कांस्टेंट मिल गया। सो टी अगर हमें निकालना है 80% कंप्लीशन के लिए तो कितना होगा? ए नॉट हमारे पास 100 ही है, स्टार्ट से बोला है तो स्टार्ट से हो गया हमारे पास 100, माइनस हो गया 20, क्योंकि हमें 80% चाहिए तो उसमें 20 हमें माइनस करना होगा, तब आप 80 निकाल पाओगे, डिवाइडेड बाय के, राइट। तो यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी ये हो गई हमारी 80 इंटू 50/30, जिसमें 50 आ गया नीचे, 30 आ गया ऊपर, तो हो गया हमारा 48 मिनट। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द एंट्रोपी डिक्रीजेस? एंट्रोपी कब कम होगी? जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, यानी पॉलीमराइजेशन। मेल्टिंग में दूर होते हैं मॉलिक्यूल, इंक्रीज होती है। बॉइलिंग ऑफ वाटर में गैस बनती है, इंक्रीज होती है। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है, सॉलिड से जब वो लिक्विड में होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। सो एंट्रोपी की बात करें, गैस की सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड की होती है, फिर होती है सॉलिड की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग प्रोटीन फोल्डिंग? प्रोटीन फोल्डिंग में एंट्रोपी चेंज के बारे में इनमें से क्या करेक्ट है? प्रोटीन फोल्डिंग होती है तो एंट्रोपी क्या होती है? कम होती है, राइट। सो यहाँ पर देखिए एंट्रोपी ऑफ द प्रोटीन चेन इंक्रीजेस लिखा है, रॉन्ग है। एंट्रोपी ऑफ द प्रोटीन चेन डिक्रीजेस वाइल दैट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, करेक्ट है। सॉल्वेंट का इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वाटर प्रोटीन में से निकल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सॉल्वेंट की इंक्रीज होती है और प्रोटीन की डिक्रीज हो जाती है एंट्रोपी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, sometimes reactions may not easily take place even though the standard free energy change is highly negative। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है तब भी कोई रिएक्शन आराम से नहीं हो पाती, तो उनका रीज़न क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव है, हमें बात कर रहे हैं हम लोग डेल्टा जी की। सो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज अगर निगेटिव है भी तो उसमें क्या होगा? जो एक्टिवेशन की एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। सो स्टेटमेंट इटसेल्फ इज फॉल्स, हमारा क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होता। रिवर्स रिएक्शन इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन, नहीं, अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो रिवर्स रिएक्शन फास्ट नहीं होगी। रिएक्शन इज हाईली एंडोथर्मिक, हम डेल्टा जी से एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक नहीं निकाल सकते, यानी कि फ्री एनर्जी एक्टिवेशन की बहुत ज़्यादा है, एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इस वजह से रिएक्शन आराम से नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी चेंज एट इक्विलिब्रियम? इक्वल टू 0, सीधा सीधा इजी क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
Life in a different planet has evolved to use a reaction A plus B is equal to C. A प्लस बी इक्वल्स टू सी एक रिएक्शन हो रही है किसी प्लैनेट पे. दिस रिएक्शन रिलीजेज अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट सस्टेन्स लाइफ. ए और बी नेचुरली अबंडेंट हैं और एयर में पाए जाते हैं. और इस रिएक्शन में क्या हो सकता है? द रिएक्शन शुड बी थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल बट काइनेटिकली हिंडर्ड. The reaction should be kinetically favored but thermodynamically hindered. देखिए कोई भी रिएक्शन अगर किसी चीज़ से हो रही है, हमारी लाइफ अगर किसी चीज़ से बन रही है, यानी कि थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल होनी चाहिए, राइट. थर्मोडाइनेमिकली वो होनी चाहिए, लेकिन वो रिएक्शन कितनी तेज होगी कितनी धीरे होगी इस पॉइंट का थर्मोडाइनेमिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि इवोल्यूशन होना है तो इवोल्यूशन के लिए काइनेटिक्स स्लो होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए, यानी कि इस रिएक्शन को काइनेटिकली हिंडर्ड होना चाहिए, कम होना चाहिए. ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. डी फ्रुक्टोज कैन बी एंजाइमेटिकली कन्वर्टेड टू डी साइकोज. डी फ्रुक्टोज से आप एंजाइमेटिकली डी साइकोज बना सकते हैं. डी साइकोज बनाने में जो फ्री एनर्जी चेंज होता है और जो नेट चेंज होता है एंट्रोपी का वो लगभग जीरो के आसपास है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में है. इसलिए जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड कन्वर्जन है वो 50% होता है. यानी कि अगर ये हमारा 50% यूज हो गया है, ये 50% बन गया है, तो वो क्या करेगा, वो वापस से चेंज होना शुरू हो जाएगा. समझ में आई ये बात कि अगर हमारा 50% डी फ्रुक्टोज डी साइकोज में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर वो बैक टू डी फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. अगर हमें कोई एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस की डिज़ाइन तैयार करनी है तो सबसे इफेक्टिव प्रोसेस क्या रहेगा? पहला, प्रोटीन इंजीनियरिंग कर ले एंजाइम की, जिसकी वजह से फ्री एनर्जी चेंज बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए. हम ऐसा कोई प्रोटीन इंजीनियरिंग नहीं कर सकते जिससे फ्री एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम आपके डेल्टा जी को कोई इफेक्ट नहीं करता. सो इट इज़ अनइफेक्टेड. डेल्टा जी एंजाइम से बिल्कुल अनइफेक्टेड रहता है. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. एडिंग एंजाइम इन 2 स्टेप. पहले स्टेप 2 स्टेप में आप एंजाइम ऐड करें. पहले स्टेप से पहले स्टेप पे स्टार्ट के टाइम पर और दूसरा 50% कन्वर्जन के टाइम पे. अगेन जब ये डेल्टा जी को इफेक्ट करता ही नहीं है तो एंजाइम के ऐड करने ना करने से कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा. थर्ड पॉइंट इज डिजाइनिंग अ प्रोसेस दैट विल एफिशिएंटली रिमूव डी साइकोज फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर. करेक्ट. हम क्या करें, हम एक ऐसा मेथड डेवलप करें कि ये जो डी साइकोज है इसको धीरे धीरे रिमूव करते जाएं, यानी इसको 50% तक हम रीच ही ना करने दें. जब वो 50% आएगा ही नहीं तो फिर वो बैक भी नहीं होगा. सो ड्यूरिंग डूइंग द रिएक्शन एट द लोअर टेम्परेचर, अगर हम कम टेम्परेचर पर करें जिसकी वजह से फ्री एनर्जी चेंज बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए, रॉन्ग. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिविंग सिस्टम इज नॉट करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लिविंग सिस्टम के बारे में करेक्ट नहीं है? दे कैन ग्रो एंड डिवाइड, सही बात है. दे कैन इवॉल्व, सही बात है. दे कैन कॉन्स्टिट्यूट अ थर्मोडाइनेमिकली क्लोज्ड सिस्टम, रॉन्ग. हमें हमेशा थर्मोडाइनेमिक्स रॉन्ग नहीं होगी, इतनी बात याद रखनी है. दे कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 19. डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन. डेल्टा एच किस पर डिपेंड नहीं करता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर. अभी हमने पढ़ा था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है. नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिल्कुल करता है कि वो होमोजेनस है या वो हेट्रोजेनस है, या हम कह सकते हैं वो गैस है या वो लिक्विड है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर भी करता है, लेकिन इंटरमीडिएट रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेल्टा एच पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किस तरीके से प्रोसेस हो रही है उससे उसे कोई मतलब नहीं है. इसको बस इनिशियल और फाइनल रिएक्शन से मतलब है, यानी इंटरमीडिएट में क्या हुआ कोई मतलब नहीं. एंट्रोपी का ऑर्डर क्या है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, अभी बताया था. क्वेश्चन अगले पढ़ाते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 21. डेल्टा जी निगेटिव है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. इक्विलिब्रियम कब? जब जीरो होगी.
रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, कब? जब पॉजिटिव होगी। रिएक्शन में ऑकर इन फॉरवर्ड और रिवर्स, ये केवल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। मैच करना है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। यहाँ पर आपको यूनिट दे रखी है लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर, पर मोल स्क्वायर सेकेंड, पर सेकेंड, राइट। इसमें आपकी मोल ये सारी क्या होती है? आंसर इज 2, जिसमें ए यानी जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है पर सेकेंड केवल, इसमें कोई कंसंट्रेशन नहीं होती। ये 2 से ही आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 23 में एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें डेल्टा जी निगेटिव है। जब डेल्टा जी निगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इजी क्वेश्चन। किसी भी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के लिए कोई हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होना है किसी नॉन पोलर ग्रुप के अंदर, जैसे ल्यूसिन हो गए, वैलिन हो गए, तो चेंज इन एंट्रोपी एट द गिवन टेम्परेचर वुड बी। भाई अगर 2 के बीच में इंटरैक्शन होगा तो इंटरैक्शन की वजह से 2 चीज आपस में जुड़ के एक बन जाएंगी, यानी कि ल्यूसिन एंड वैलिन अब मिलके एक बन गया। पहले वो अलग अलग थे, तो अब क्या होगा? उससे उनके बीच की एंट्रोपी कम हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ टाइप ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ए प्लस बी से ए बी बना, तो अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो एंट्रोपी की अगर आप बात करते हो, एंट्रोपी चेंज, यहाँ एंट्रोपी कम हो रही है, यहाँ एंट्रोपी ज़्यादा है। यहाँ बेसिकली आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए थे। लार्जर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वीकर द बाइंडिंग बिटवीन ए एंड बी। जितनी ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जितनी ज़्यादा आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा ए और बी के बीच में बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होगी। सो आंसर ये। क्यों? क्योंकि देखिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ था ए और बी, राइट। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यानी कि ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन। अगर हमारा के ज़्यादा है यानी कि ये वैल्यू ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब ए और बी की बाइंडिंग ज़्यादा है। आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है व्हेन द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा जी। अगर इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा जी हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 27 में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, डेल्टा जी दिया था -1.7। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, वॉल्यूम वैल्यू दे दी है 0.4 किलो केल्विन। अब डेल्टा जी ओवरऑल कितना होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैंसिल, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट बना, -1.7 प्लस -0.4। सो आंसर हो गया -2.1, यानी कि हो गया नंबर 4। आया इजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट x टू प्रोडक्ट y, x से y बन रहा है और चेंज ऑफ एंथैल्पी दी गई है आपको 8 किलो जूल पर मोल एंड एंट्रोपी चेंज दे दी गई है, एंथैल्पी चेंज दे दी गई है, एंट्रोपी चेंज दे दी गई है। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग और कर चुके हैं। कितना t चाहिए होगा? t शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा h बाई डेल्टा s। डेल्टा h की वैल्यू 8 इंटू 10⁻³ / 20, राइट। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 400K, क्योंकि हमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए तो 400 में से हमने 273 माइनस किया, यानी कि आ गया हमारे पास 127 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें आपको अगेन डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ H2O से H2O कैंसिल, Pi से Pi कैंसिल। सो क्या बन गया आपका? PP से आपका बना पायरुविक एसिड, PP प्लस ADP इज इक्वल टू पायरुविक एसिड प्लस ATP। तो इसमें से -61.9 प्लस आपका हो गया 31.4। तो यहाँ से माइनस में से ये हटाएंगे तो ये आ गया हमारे पास 0.5 है, 30.5 है ना, ये प्लस 30.5। तो यहाँ से आया 4,
ये आया 1, ये आया 3, यानी कि हो गया हमारे पास प्लस 31.4। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए, प्लस है, माइनस है या जीरो है। अगला क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दैट इज स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर। अगर वो स्पॉन्टेनियस है रूम टेम्परेचर पे तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ये आपका डिपेंड करेगा एंट्रोपी चेंज पर। अगला क्वेश्चन है 32, मोस्ट डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज। सबसे डिसऑर्डर्ड फॉर्म कौन सी होती है जिसकी आप डायरेक्शन नहीं बता सकते, जिसके बारे में आपको काफ़ी दिक्कत होती है? इट इज़ हीट एनर्जी, ये सबसे डिसऑर्डर्ड फॉर्म है। लाइट एनर्जी आपकी है जो कि सूरज से आ रही है या लाइट सोर्स से आती है, आगे जाती है। केमिकल एनर्जी की भी एक ऑर्डर है, ग्रेविटेशनल एनर्जी का भी ऑर्डर है, बट हीट एनर्जी का नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है इक्विलिब्रियम पे। कंसंट्रेशन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की है 4.5 इंटू 10⁻³ और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की है इतनी। कैलकुलेट करना है के इक्विलिब्रियम, आपने कर दिया, आंसर आ गया 21.33, यानी कि हो गया वैल्यू 21। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, दिस वाज द वंडरफुल क्लास। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। किसी क्वेश्चन में कहीं कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हो डायरेक्टली। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय।